नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब हिस्ट्री के अंतर्गत सिंधु सभ्यता को जानेंगे और सिंधु सभ्यता में उन सभी तथ्यों को हम जानेंगे जिससे कि परीक्षा में क्वेश्चंस बनते हैं। और यहाँ पे हम उस तरह से पढ़ेंगे जिससे कि प्रीवियस क्वेश्चंस भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे और साथ ही साथ आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप इस वीडियो को एंड से देखिएगा और फाइनली जब आपको वीडियो पसंद आए तभी लाइक कीजिएगा, अदरवाइज आप डिसलाइक करके जा सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। तो देखिए, सिंधु सभ्यता आखिर सर्वमान्य तिथि जो मानी गई 2350 से 1750 ईसा पूर्व, ये कैसे मानी गई? तो रेडियो कार्बन C14 के आधार पर सिंधु सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। और सिंधु सभ्यता जो है ये आद्य ऐतिहासिक काल से समृद्ध मानी गई है, क्योंकि इसकी अभी तक कोई भी चित्रात्मक लिपि नहीं पढ़ी जा सकी है। इस वजह से हम इसे आद्य ऐतिहासिक के अंदर रखते हैं। व्हीलर ने हड़प्पा को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश कहा है। ठीक है, हड़प्पा को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश जो कहा गया है, व्हीलर के द्वारा कहा गया है। और सर जॉन मार्शल सिंधु सभ्यता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था और ये क्या थे? पुरातत्वविद थे। ठीक है, सर जॉन मार्शल सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले पहले पुरातत्वविद थे। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने की थी। हम आगे जानेंगे कि सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, है ना, उत्खनन किसने करवाया था, ये सारा कुछ आगे हम देखेंगे। लेकिन इतना जानिए कि सिंधु सभ्यता की खोज जो है राय बहादुर दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने की। सिंधु सभ्यता को कौन से युग में रखा गया है? तो कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज युग में रखा गया है। हड़प्पा सभ्यता से 4 प्रजातियों के अस्तित्व प्राप्त हुए हैं। इनमें सर्वाधिक संख्या जो है वो भूमध्य सागरीय लोगों की थी। इसके अलावा प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, मंगोलॉयड और अल्पाइन लोगों का भी निवास था। यहाँ पर निग्रो प्रजाति के लोग नहीं रहते थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी स्थल जो है सुख्ता गेडोर, जो कि बलूचिस्तान में वर्तमान में है। पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश का जिला मेरठ है। उत्तरी स्थल मांदा, जो कि अखनूर जम्मू कश्मीर में है। एवं दक्षिणी स्थल दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर में है। ठीक है, वर्तमान स्थिति जो है। वहीं अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता कैसी थी, तो ये नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता जो थी नगरीय सभ्यता थी और सिंधु सभ्यता से प्राप्त स्थलों में केवल 6 को बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। और वे 6 कौन कौन से हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा, चनुद्रो और कालीबंगन। ये सभी जो थे 6 बड़े नगर की संज्ञा प्राप्त इनको हुई थी। अब देखिए, अगर हम काल निर्धारण की बात करें, हम लोगों ने देखा C14 कार्बन डेटिंग के थ्रू कि 2300 से 1750 जो माना गया है उस सर्वमान्य तिथि माना गया है। तो कुछ विद्वानों ने अपना मत दिया और काल निर्धारण अपने अपने अकॉर्डिंग किया है। तो फेयर सर्विस ने 2000 से 1500 ईसा पूर्व माना है निर्धारित तिथि। मार्टिगर व्हीलर ने 2500 से 1500 ईसा पूर्व। सीजे गैड जो है इन्होंने 2300 से 1750 ईसा पूर्व माना है। अर्नेस्ट मैके 2800 से 2500 ईसा पूर्व। जॉन मार्शल 3250 से 2750 ईसा पूर्व और माधव स्वरूप वत्स ने 3500 से 2700 ईसा पूर्व निर्धारित तिथि रखा अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन सर्वमान्य हम लोगों ने देखा 2300 से 1750 ईसा पूर्व है। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि जो है दाईं से बाईं और बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। कैसी पद्धति? ग्रिड पद्धति। यहाँ पे 2 चीज़ों को आपको ध्यान देना है कि घरों के जो दरवाजे होते थे और खिड़कियाँ जो होती थी सड़कों की तरफ नहीं खुलते थे बल्कि पीछे की ओर खुलते थे। लेकिन लोथल नगर एक ऐसा नगर था जहाँ पे घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। हम लोगों ने देखा 6 बड़े जो नगर थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा, चनुद्रो और कालीबंगन। तो इसमें लोथल को अगर छोड़ दें तो बाकी की जो दरवाजे और खिड़कियाँ होती थी शहरों में, नगरों में, वो पीछे की ओर खुलती थी। लेकिन लोथल में क्या होता था? आगे की ओर यानी सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल जो थी वो गेहूँ और जौ थी। माप की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में हुआ करती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो अन्नागार है वो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। और मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त बृहत स्नानागार, आपको पता है कि बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। अगर उसकी हम लंबाई की बात करें तो उसमें जो स्नान कुंड है, नहाने का जो कुंड है, वो 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सिल पर 3 मुख वाले देवता
जिन्हें हम पशुपतिनाथ के तौर पे जानते हैं, की मूर्ति मिली है और उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है एक सिर पर 3 मुख वाले देवता यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। नर्तकी यानी नाचने वाली की एक कांस्य की मूर्ति मिली है, वो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो था वो त्रिभुजाकार था और उसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था? आयताकार था, यानी कि रेक्टेंगुलर था। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता था। अब देखिए, अगर हम सिंधु काल में विदेशी व्यापार की बात करें तो आयातित वस्तुएं इधर दी गई हैं, इधर प्रदेश दिया गया। तांबा कहाँ से आयात होता था? खेतड़ी बलूचिस्तान। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान। टीन अफगानिस्तान और ईरान। गोमेद सौराष्ट्र। लाजवर्द मेसोपोटामिया और सीसा ईरान। ये सभी जो हैं आयातित वस्तुएं हैं और जहाँ से आयातित होते थे वो चीज़ यहाँ पे दी गई। लोथल एवं कालीबंगन से अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। देखिए, अग्निकुंड का साक्ष्य जो है सिंधु सभ्यता में लोथल से भी और कालीबंगन से, इन दोनों जगहों से मिला है। जूते हुए खेत और नकाशीदार ईंटों के जो प्रयोग का साक्ष्य है वो कालीबंगन से मिला है। ठीक है, जूते हुए खेत और नकाशीदार ईंटों का जो प्रयोग है इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगन से। लोथल एवं चंद्रों से मनके बनाने की कारखाने मिले हैं और संदेहवासी मिठास के लिए किसका यूज करते थे? तो शहद का प्रयोग करते थे, मधु का प्रयोग करते थे। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिससे ज्ञात होता है कि धान की खेती होती थी। ठीक है, रंगपुर और लोथल। सुरकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल से संदेहकालीन घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले। घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से, कालीबंगन से और लोथल से। संदेह सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया एवं 4 पहिया वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग किया करते थे। अब देखिए, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द, ठीक है, किसमें वर्णित है? तो मेसोपोटामिया के अभिलेख में। इसका अभिप्राय है सिंधु सभ्यता। ठीक है, मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय है सिंधु सभ्यता। हड़प्पा काल में लाल, उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर भांड तथा मौर्य युग में उत्तरी काले पॉलिश वाले मृद भांड मिलते हैं। हड़प्पा काल में कैसा? लाल, और उत्तर वैदिक काल में कैसा? चित्रित धूसर, और मौर्य युग में उत्तरी काले पॉलिश वाले मृद भांड मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति का शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथों में था। अब देखिए, पीगट ने, ठीक है, पीगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा है, तो पीगट ने कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा और शिव पूजा की प्रचलन के साक्ष्य जो हैं वो भी सिंधु सभ्यता में मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह, जो ये चिन्ह होता है ना, ये चिन्ह जो है ये संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है और सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। ठीक है, किसकी? मातृ देवी की। और पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता में लोगों के लिए विशेष पूजनीय हुआ करता था। स्त्री मृण मूर्तियाँ यानी मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा प्रतीत होता है कि संदेह समाज जो था वो मातृ सत्तात्मक थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु सभ्यता कैसी थी, तो ये जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक था, माता को पूजने वाला था। संदेहवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। संदेहवासी सूती और ऊनी कपड़ों का प्रयोग किया करते थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर समान लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। याद रखिएगा, कालीबंगा एकमात्र ऐसा हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर किले से घिरा हुआ था। धौलावीरा 3 खंडों में विभाजित है। यहाँ से स्टेडियम एवं जलाशय के अवशेष मिले हैं। सिंधु सभ्यता में प्रदा प्रथा और वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। शव को जलाने एवं गाड़ने के दोनों साक्ष्य और दोनों प्रथाएं वहाँ प्रचलित हुआ करती थी। सिंधु सभ्यता में हड़प्पा में शव को दफनाने के लिए, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधियाँ मिली हैं। जो आग से पकी हुई मिट्टी की जो चीज़ें होती थी उसको टेराकोटा कहा जाता था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा। और हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो है गुजरात में मिले हैं आज़ादी के बाद। ठीक है, लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल जो था वो सिंधु सभ्यता का क्या था? बंदरगाह था।
मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। देखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला। ठीक है, कई दफ़ा इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अब देखिए कुछ लोगों ने अपना मत दिया और बताया कि इस सभ्यता का पतन का कारण क्या रहा। तो अगर हम कारण की बात करें तो नदी के सूख जाने की वजह से इस सभ्यता का पतन हुआ। ये प्रतिपादक जो रहे हैं, प्रतिपादन जिन्होंने किया, जो अपना मत दिया, वो सूद और अग्रवाल ने बताया। प्राकृतिक आपदा की वजह से इसका पतन हुआ, KUR कैनेडी ने कहा। पारिस्थितिकी असंतुलन की वजह से हुआ, ये फेयर सर्विस ने कहा। आर्यों का आक्रमण की वजह से इसका पतन हुआ है, R मार्टिमर व्हीलर ने कहा है। वहीं गार्डन चाइल्ड और स्टुअर्ट पीगट ने कहा कि इस सभ्यता पे बाह्य आक्रमण हुआ, इसकी वजह से इसका पतन हुआ है। और मार्शल, मैके और SR राव ने माना कि भीषण बाढ़ की वजह से इस सभ्यता का पतन हुआ है। तो अपने अपने लोगों ने मत दिया और कारण बताया। अब देखिए सिंधु सभ्यता की जो लिपि है उसमें 64 मूल चिन्ह और 250 से 400 तक अक्षर हैं। सिंधु सभ्यता की लेखन शैली को वैज्ञानिक भाषा में वाउस ट्राफिंडम या फिर वेस्ट्रोफोडन शैली या लिपि कहते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता की लेखन शैली को वैज्ञानिक भाषा में वाउस ट्राफिंडम या फिर वेस्ट्रोफोडन शैली कहा जाता है। लिपि में सर्वाधिक प्रचलित पशु जो था वो मछली का चिन्ह था। ठीक है, लिपि में सर्वाधिक प्रचलित पशु चिन्ह मछली का था। ठीक है, सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण जो माना गया वो बाढ़ था। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चलता है कि कई बार इन नगरों का पुनर्निर्माण किया गया था। कुछ लोगों ने अपना मत दिया, कुछ इतिहासकारों ने, पुरातत्वविद ने, उसमें R.L. स्टीन और A.N. घोष जो थे, इन्होंने बताया कि सिंधु सभ्यता का विनाश जो है जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था। ठीक है, भूतत्व वैज्ञानिक D.R. साहनी का विचार है कि सिंधु सभ्यता नगरों का विनाश भारी जल प्लावन के कारण हुआ है। वहीं कुछ विद्वान आर्थिक दुर्दशा और आर्थिक दुर्व्यवस्था को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण मानते हैं। उसी में कुछ रशियन वैज्ञानिक भी हैं, एम दमित्रियेव, इन्होंने कहा कि सिंधु सभ्यता का विनाश जो है पर्यावरण में अचानक परिवर्तन के कारण हुआ है। तो स्पष्ट है कि इस सभ्यता का पतन अचानक न होकर एक दीर्घकालीन प्रक्रिया का परिणाम था। अब यहाँ पे हम सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, उसके उत्खननकर्ता और स्थिति के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा के उत्खननकर्ता थे दयाराम साहनी। कब किया था? 1921 में। और किस नदी के तट पर? रावी नदी के बाएं तट पर। ठीक है, और ये कहाँ पे भाई? पाकिस्तान, मोंटगोमरी जिला में वर्तमान में स्थित है। 1922 में मोहनजोदड़ो का खुदाई हुआ और उत्खनन करता थे राखादास बनर्जी, और सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। और ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला जो है वहाँ पर अवस्थित है। 1931 में गोपाल मजूमदार ने चनौदरों की उत्खनन करवाया सिंधु नदी पे। सिंधु प्रांत पाकिस्तान में ही है। कालीबंगन की बात करें तो घग्गर नदी जो है इस पे स्थित है, राजस्थान हनुमानगढ़ जिला में। और इसकी जो उत्खनन करता है वो बीबी लाल और BK थापर है। और कब किया? 1953 में। कोटजी की अगर हम बात करें तो इसके उत्खनन करता फजल अहमद है। 1953 में खुदाई करवाई सिंधु के बाएं तट पर, सिंध प्रांत खैरपुर में। उसके बाद आता है रंगपुर, जहाँ से आपको चावल के साक्ष्य मिले, है ना। तो 1953 में इसका उत्खनन करवाया रंगनाथ राव ने। रंगपुर, रंगनाथ, याद रखिएगा, दोनों को रिलेट कर सकते इजीली। रंगनाथ, रंगपुर। 1953 में मादर नदी, गुजरात, काठियावाड़। 1953 से 56 में रोपड़ का उत्खनन करवाया यज्ञदत्त शर्मा ने, सतलज नदी के तट पे, पंजाब, रोपड़। और फिर से 1955 से 63 के बीच रंगनाथ राव ने लोथल का उत्खनन करवाया, भोगवा नदी, गुजरात, अहमदाबाद। उसके बाद आता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर को 1958 में उत्खनन करवाया यज्ञदत्त शर्मा ने, हिंडन नदी, उत्तर प्रदेश, मेरठ। सुक्ता गेडोर जो है इसका उत्खनन करवाया R.L. स्टाइन और जॉर्ज डेल्स ने 1927 में। ठीक है, और ये दास नदी, पाकिस्तान, मकरान में समुद्र तट के किनारे। उसके बाद 1974 में रविंद्र सिंह विष्ट ने बनावली का उत्खनन करवाया, रंगोई नदी, हरियाणा, हिसार। उसके बाद 1990-91 में धौलावीरा का उत्खनन करवाया रविंद्र सिंह विष्ट ने, मनहर और मानसर नदी, गुजरात, कच्छ जिला में है स्थित। ठीक है, 1963 से 1979 के बीच बालाकोट जॉर्ज डेल्स ने उत्खनन करवाया, बिंदार नदी, अरब सागर।
और मांडा का जो उत्खनन है जेपी जोशी ने करवाया 1975 से 76 के बीच, चिनाब नदी, जम्मू, अखनूर। तो इस तरह से जो सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट स्थल थे और उनके उत्खननकर्ता और किस नदी पे स्थित है, इस सब चीज़ को हमने देखा। और साथ ही साथ सिंधु सभ्यता से जुड़े जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन पहलुओं को हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा किया। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर पसंद नहीं आई तो आप डिसलाइक करके जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो।